खड़ा हूँ आज भी वहीं। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम अपना क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी जो हमारी है उसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स हम पढ़ रहे थे। बहुत प्यारी एक्सरसाइजेज है। इससे पहले जो बच्चे पहली पहली बार शकल देख रहे हैं मेरी, मैं उनसे बता देना चाहूंगा मेरे भाई, जब तक आपने पुरानी चीजें नहीं देखी होगी ना, कोई फायदा नहीं है आपका आगे बढ़ने का। उसका सबसे जो लेक्चर नंबर 1 था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरे बेसिक्स कवर हुए हैं, पूरा जो कुछ होता है इस चैप्टर के बारे में वो कवर हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वाली एक्सरसाइज को, जो कि एक्सरसाइज 2.3 है। देखते हैं किस पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। लीनियर पैटर्न्स को समझने की कोशिश करनी है हमें। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो मजा आएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको बार बार रिवाइज नहीं करूंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बट एक बार फिर भी बोल देता हूं। तुम लोगों को देखकर पता नहीं क्यों लग रहा कि पहली बार शकल देख रहे हैं मास्टर की। इधर देखो, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये x+3 टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिखाई देगा, तो दादा ये अपने आप में एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल यानी जो कि x है उसकी 1 है। जबकि अगर x² + 3 टाइप का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी। इसीलिए ये वाला क्या होगा, ये वाला इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल बोल पाएंगे हम इस वाले को कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। अभी उसको क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं, तो आपको और ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाएगी। ठीक है ना। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स 150 rupees every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा? हाँ, देखो इधर। तो बच्चों यहां पर क्या करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो, कुछ नहीं करना, पैटर्न्स को कैच करना है। और स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि एक बैंक अकाउंट है, एक स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है, और इस बैंक अकाउंट में दीदी के 500 रुपए पहले से पड़े हुए, 500 रुपए इसमें बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़े हुए, 500 रुपए हैं इनके पास। अब क्या होता है कि इन्हें हर मंथ 150 रुपए पॉकेट मनी के तौर पे मिलते होंगे घर से। बोल रहे हैं कि अब उनके पास मनी कितनी हो जाएगी सेकंड मंथ के एंड में, और फिर ऐसी थर्ड मंथ के एंड में, यानी सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स कितनी मनी उनके पास होती रही है इकट्ठी, वो बताओ। और एक फाइनल जनरल एक्सप्रेशन भी देना है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। nth मंथ वाला क्या है, पहले पहला स्टेप कर लेते हैं। पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कि शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? तो हम कहते हैं, लेट्स से एट द एंड ऑफ, यहां से स्टार्ट करते हैं, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट मंथ, यानी कि फर्स्ट मंथ उनके पास कितने पैसे उनके पास ओवरऑल हो गए होंगे दीदी के पास, तो हमें पता चलेगा कि भाई उनके पास 500 रुपए तो पहले से उनके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए थे, लेकिन 150 रुपए उन्होंने, उनको जो पॉकेट मनी मिली वो भी इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल रुपए आ जाएंगे 650 रुपए हो जाएंगे इनके पास, यानी कि 650 रुपीज उनके बैंक अकाउंट में है, इसका मतलब। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर बोलूं कि एट दी एंड ऑफ, अगर मैं आऊं सेकंड मंथ, यानी कि सेकंड मंथ में उनके पास कितने पैसे होंगे, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से समझ में आएगा 500 रुपीज जो सेविंग बैंक में है वो तो उतने के उतने ही है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, हम मान भी नहीं रहे कि कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होगा, वो नेग्लिजिबल। तो 500 रुपए पहले से पड़े थे। उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि यार कि 150 यहां इतना, और फिर 150 और मिल गया। ये भी देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, ये तो थे पहले वाले मंथ के, यानी इतने रुपए, मैं डायरेक्ट 650 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसे तो उनके पास पहले से थे, लेकिन उस पैसे में फिर से 150 रुपए और ऐड हो गए। क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये उनकी पॉकेट मनी है जो उन्हें हर मंथ मिलती है। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा कि ये फर्स्ट मंथ वाले जो पैसे थे वो तो थे ही थे, लेकिन उसके अलावा फिर 150 रुपए मिले। तो इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यार, क्या 500 प्लस 150, 150 दो बार 150, क्या मैं उसको 2 टाइम्स ऑफ इतना लिख सकता हूं क्या? तो इतने रुपए उनके पास इस बार रह गए। अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 300 है, 500 है, 800 हो गया। ये कितना हो गया, 800 रुपीज। और बहुत जनरल नॉलेज है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीधे भी समझ सकते हो कि 650 रुपीज में उन्हें एक्स्ट्रा 150 रुपए ऐड करे तो भी 800 हो रहा है। लेकिन हमें पैटर्न्स बनाते हुए चलना है मजेदार तरीके से। अब इधर देखो, इसी प्रकार से मास्टर हम आगे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ इस बार थर्ड मंथ, यानी कि थर्ड मंथ में क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाओगे, आप बोलोगे देखो जितने रुपए ये सेकंड मंथ तक बने हैं, देखो मेरा पैटर्न समझो लिखने का, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको मजा आएगा, बोलोगे यार मास्टर यार मजा आ गया। देखो ये इतने रुपए तो उनको उनके सेकंड मंथ के एंड तक इतने रुपए तो उनके पास हैं, ये इतने रुपए, लेकिन फिर उनके पास एक 150 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉकेट मनी मिलती है मंथ एंड में हर से। तो आप समझ सकते हो इस बार 3 टाइम्स 150 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं ओवरऑल मनी हो गई 500 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 150।
और ये इस बार का इनका ओवरऑल रुपी है। अब जोड़ते समय आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 15 × 45 450 और 500 950, या आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि 800 में बस 150 ही तो ऐड हुआ है क्योंकि मंथ था पॉकेट मनी का जो मिला उन्हें एक मंथ का, तो 950 रुपीज। तो ये पैटर्न को समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मास्टर इतना लंबा क्यों कर रहे हो, मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप पैटर्न बना चुके होंगे तो इन्होंने हमसे पूछा था कि आप ये बताओ कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो सेकंड मंथ में उनके पास हमने बता दिया, अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स जो उनके पास मनी होगी, यानी कि एट द एंड ऑफ, आफ्टर एंडिंग द मंथ हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। तो इसको ना हटाने का मन नहीं करता यार। तो हम कह रहे हैं आफ्टर सेकेंड मंथ उनके पास जो मनी है वो हमने कैलकुलेट करी, वो कितनी आई है, वो आई है 800 रुपीज, और पैटर्न भी हमें कैच हो गया है। और ऐसे ही करके आफ्टर अगर कोई थर्ड मंथ बोले उनके पास कितनी मनी आई है, तो वो भी हमने बच्चों कैच कर लिया, वो कितना आया 950 रुपीज। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि एट द फोर्थ मंथ और ऐसे ही करते करते अगर आप आगे जाते रहेंगे, यू नीड टू एड 150 ओनली। आपको 150 रुपीज को एड ऑन करते रहना है, क्योंकि वो पॉकेट मनी है। इसमें 150 ऐड करोगे तो 1100 बन रहा है, क्योंकि 50 50 100 1000, ठीक है ना, 1100 बन रहा है। तो ये उनका मनी आ गया कि इस तरीके से अप टू सोन वो जाता रहेगा। अब आप ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्यों ना एक पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न को कैच कर ले, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूं, एट द एंड ऑफ द nth मंथ, एट द एंड ऑफ द nth मंथ में अगर मैं जाऊं, यानी कि nth मंथ कहने का मतलब है कि मुझे एकदम से पता करना है कि 15वें महीने बाद उनके पास कितने रुपए होंगे। तो एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पैटर्न दिख रहा है। तो अगर आप समझोगे ये वाला प्रोसेस में क्या होगा, इतना सारा जोड़ के अगर हम डायरेक्टली स्किप करें इस वाले स्टेप को और डायरेक्ट यहां समझे, हो क्या रहा है, 500 सब में आ रहा है तो इसमें भी आएगा, प्लस 150 भी सब में आ रहा है इसमें भी आएगा, लेकिन 150 किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर बहुत खास चीज है। एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ के लिए 3 से हुआ, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ के लिए 2 से हुआ, तो एट द एंड ऑफ nth मंथ के लिए वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए बच्चों, n से। तो इस बार का रिजल्ट आपका ये आ गया, यानी आपने अगर बोला कि भाई वो एट द एंड ऑफ nth मंथ अगर उनके पास जो मनी है वो अगर m ऑफ n है, यानी nth मंथ के एंड में जो मनी उनके पास इकट्ठी है, तो उसका एक्सप्रेशन ये आ गया। यानी मैं इन शॉर्ट आपको कहना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ nth मंथ जो मनी उस बच्ची के पास आई है वो है 500 प्लस 150 इंटू n। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिला, आपने एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको उसको समझाने की दोबारा से कोशिश करता हूं, फाइनल एक अपना स्टेटमेंट देता हूं। वो ये है बच्चों कि ये एक काइंड ऑफ फॉर्मूला ऐसा निकला कि ये कहता है कि अब आपको जौन से भी मंथ का मनी चाहिए, आप तुरंत n का वैल्यू वहां डालो, आपको मिल जाएगा। जैसे मुझे चाहिए कि सेकंड मंथ के एंड में कितनी मनी बच्ची के पास है, तो हमें जैसे ही यहां पे 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 500 प्लस 300 800 आंसर आ जाएगा। मुझे 3 रखूंगा तो एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ का आ जाएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया जो किसी भी मंथ के लिए आप विद इन सेकेंड, एकदम आप बिल्कुल ब्लिंक करते ही एकदम से आप पता कर सकते हो कि यार कौन सा उसका रिजल्ट होने वाला है। एक जनरलाइज फॉर्मूला क्रिएट किया, इसी को हम लीनियर पैटर्न कह रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली जो ये ग्रोथ आपको दिख रही है इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ है ये, या फिर ग्रेजुअल ग्रोथ है ये, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम। आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है क्या फिजिक्स में? चलो नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, यानी कहने का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल का ग्रोथ हो रहा है, बात ये है मोटा मोटा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने ये रहा, तो पहले ना देखो एक काम प्लीज करना, पहले खुद ट्राई करना है, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर उसको देखना है। गॉट इट? A rally starts with 120 members. यहां ध्यान से पढ़िए। Each are 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 up to hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. यहां पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन को अगर हम फिजिकल लेवल पे समझ पा रहे हैं तो ही उसको आगे करने का फायदा है। पता चल रहा हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया और हम मैथ्स लगाने में लगे पड़े हुए, तो कोई फायदा नहीं है। असल में इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। आप समझोगे एक रैली स्टार्ट होती है, 120 मेंबर्स उस रैली में थे, मान ले भाग रहे, रैली लग रही, भागने में लगे पड़े हुए, तो 120 मेंबर्स की रैली है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि 9 मेंबर्स उस रैली में से, ग्रुप में से बाहर हो जाते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करो, फिर बोले हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। तो इसी क्वेश्चन को देख करके हमने अपने आप के लिए एक क्या बना दिया बच्चों, एक रूल बना दिया। हमने बोला देखो, हमने बोला आफ्टर 1 आवर्स, मतलब हमने बोला आफ्टर 1 आवर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आफ्टर 1 आवर मैं इसे लिखता हूं हाउ मेनी मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर, इसको ना थोड़ा जनरलाइज करता हूं ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स
यहां पे लिखा आफ्टर 1 आवर, यानी कि आफ्टर 1 आवर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए वो कितने हो गए बच्चों, तो आप खुद देखोगे कि 120 मेंबर टोटल भाग रहे थे, उसमें से आप खुद जनरल नॉलेज से सोचो 9 मेंबर्स अगर ड्रॉप हो गए तो क्या मैं गलत कह रहा हूं कि मेरे पास इतने मेंबर्स अभी रैली में बचे, यानी कि 111 मेंबर्स? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल गलत नहीं है सर, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर कितने बचे, टोटल में से 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो गए। इसी प्रकार से अब मैं बार बार ऐसा करूंगा, नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 2 आवर, यानी कि 2 आवर के बाद कितने बचे। तो जनरल नॉलेज से सोचो, कायदा क्या कहता है कि आपके पास इतने मेंबर थे, मतलब इतने मेंबर अब अवेलेबल है। मैं 111 भी लिख सकता था, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ के, मेरे पास इतने मेंबर पहले थे, लेकिन इतनों में से फिर से मेरे 9 मेंबर कम हो जाएंगे, यानी इसमें से मेरे 9 मेंबर्स फिर से कम हो गए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि -9, क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ 9 लिख सकता हूं? और क्या फाइनली अब मैं कह सकता हूं कि 120 में से 18 घटाने तो 102 आ गया। तो देखो, अगर आपको सिर्फ बिना पैटर्न समझे करना था तब तो आप 111 में से क्या करोगे, फटाफट से 9 कम कर दोगे, आपके पास 102 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब कोई पैटर्न कैच नहीं कर रहे होगे, इस केस में मैं पैटर्न ड्रॉ करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार इस तरह का एक्सप्रेशन कर रहा हूं। पिछली बार भी, पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क थोड़ा ये है, क्योंकि वो जानबूझ के आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए पहले वाली में उन्होंने ग्रोथ दिखाया, अब वो डिके दिखा रहे कि कमी भी हो सकती है, अभी कमी होती हुई दिख रही है, लेकिन ग्रेजुअली हो रही है, लीनियर वे में कमी हो रही है। अगर आप देखोगे तो मैं अभी आगे बढ़ता हूं। सिमिलरली बच्चों, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर फिर से 3 आवर्स, अगर हम एक बार कैलकुलेट करें कि 3 आवर्स कितने होंगे, तो हमें पता चलेगा, देखो जितने यहां हैं उतने तो रहे, मतलब एक तरह से, लेकिन इस पूरे मेंबर में से फिर से 9 मेंबर कम हो गए। आप बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो डायरेक्टली भी कर सकता हूं, लेकिन उससे आप कुछ आप उसमें आपका एनालिसिस समझ में नहीं आ पाएगा, ऑब्जर्वेशन नहीं है उसमें कुछ। अब देखो, अभी मैं बोलूंगा 120 माइनस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 999, 3 बार 9 है, माइनस का कॉमन लेकर के मैं ऐसा कह सकता हूं इसे? क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या? मैं बता दो यार, मास्टर गलत कह रहे। तो कुल मिला के भले ही कैलकुलेशन करने के लिए मैं 120 में से 27 घटाऊं, ये करूं, या मुझे सीधी बात पता है कि मुझे 102 में से ही 9 को घटाना है, तो 102 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 100 होगा, 100 शायद ये 93 होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 93, 93 और 7 और 2, हाँ सही है 93 है ना। तो 10 में से आपको 7 गया थी, 93। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये तरीका है, इसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन इनसे आपको पैटर्न मिल रहा है, इनमें आपको पैटर्न मिल रहा है, ऊपर वाले में सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर, यानी कि अगर मैं ऐसे ही करूं कि नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर nth आवर, यानी कि nth आवर मतलब मुझे नहीं पता वो तीसरे घंटे के खत्म होने के बाद बोल रहे हैं, चौथे के बाद बोल रहे हैं, पता चल रहा है वो मेरे से कह रहे हैं कि 10वें घंटे के खत्म होने के बाद बताओ। तो मैंने इन जनरल nth आवर के लिए कैलकुलेट कर दिया, 10 रखूंगा तो 10वें घंटे के लिए निकल जाएगा, इनके प्लेस पे 3 रखूंगा तीसरे के लिए निकल जाएगा। तो मुझे पैटर्न समझ में आया कि ये वाला मेरे लिए स्किपेबल है, क्योंकि ये समझने के लिए था। अब मेरे लिए ये वाला काम कर रहा है, क्योंकि 120 मैंने पैटर्न क्या कैच किया कि जॉन से आवर्स के बाद मुझे पता करना है, वहां वही नंबर आ रहा है। अगर 2 आवर तो यहां 2 आएगा, 3 आवर आफ्टर 3 आवर तो यहां 3 आएगा, यहां अगर nth आवर है तो यहां पर क्या आएगा, n आएगा, एंड दैट्स हाउ इट विल बी डन। तो 120 माइनस का 9 इंटू n विल गिव यू दिस। तो आप चाहो तो इस वाली चीज को आप कह सकते हो कि भाई कुछ एक रिप्रेजेंट कर दोगे आप कि ये बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स है। अगर आपने इस बार भी इसको मेंबर्स बताया आफ्टर nth आवर, तो आपका एक एक्सप्रेशन जो बहुत प्यारा निकला है वो ये निकला है इस बार की 120 माइनस का 9 इंटू n, आपका ये एक्सप्रेशन निकल करके आया इस बारी के लिए। और इसका अर्थ बहुत सिंपल है, इसका अर्थ है कि मुझे मान लिया पता करना है, आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तुम बता पाओगे आफ्टर 6 आवर्स कितने मेंबर्स यहां पर बचे होंगे, आप मुझे बताओ। और मैं एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, पता नहीं आप इस बात का जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे, टाइम स्टैम्प के साथ बोलना, ये हायर आईक्यू वाले बच्चे या एडवांस मैथ्स वाले बच्चे ही कर पाएंगे जो मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम ये बता सकते हो कि कितने घंटे बाद यहां पर एक भी इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि हर घंटे में कुछ कुछ ड्रॉप हो रहा है, कितने घंटे बाद हमें यहां पर एक भी ग्रुप में इंसान भागता हुआ नजर नहीं आएगा रैली में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमसे पूछा, देखता हूं तुम लोगों को कितने तोते उड़ा सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आया कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज इतना इतना इतना। तीन अलग अलग के केसेस हैं कि ब्रेथ या तो इतनी ले लो, या तो ब्रेथ इतनी ले लो, या तो इतनी ले लो। फिर बोल रहे फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे देखो फाइंड द एरिया ऑफ द, हम बोलेंगे एज वी नो दैट का शॉर्ट फॉर्म है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज माय डियर कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं मास्टर, एकदम सही बात आपने कही। एरिया जो होता है वो इतना ही होता है, लेंथ और ब्रेथ का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। नाउ इन दिस केस तो मैं इसको इन शॉर्ट ऐसा कह सकता हूं कि एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ से, ठीक है ना। बट इन द क्वेश्चन दे आर गिविंग अस लेंथ की वैल्यू, मतलब एज L is given to us which is कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है जो कि गिवन है। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन क्या बन गया एरिया के लिए, इस बार L के प्लेस पे 13 और B के प्लेस पे B। तो यू हैव गॉट दिस रिजल्ट। नाउ आपको मिल गया एरिया बराबर 13 इंटू बी, यानी कि आपका एरिया ये हो गया। आप चाहें तो इसके पीछे यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एरिया को मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप में कहते हैं। तो आपने एरिया के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया, यही एक लीनियर पैटर्न बन गया। अब आप यहीं से आगे बोल सकते हो, वो जो क्वेश्चन कर रहे थे आपसे, दे वर आस्किंग कि यार इफ अगर b कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, दे वर आस्किंग कि इफ b कितना होगा अगर 10 सेंटीमीटर होगा, एंड दे वर आस्किंग कि अगर b कितना होगा इसके अलावा 8 सेंटीमीटर होगा। तो वो इन केसेस में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या आपका रिजल्ट होगा। तो यू कैन इजीली टेल देम कि भाई अगर एरिया यहां निकालना है तो ये हो जाएगा 13 इंटू 12, यानी कि 12 3 36 और 12 कम 12 13 14 15 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको वो दे रखा है तो ये हो गया। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर दीदी आप ध्यान से देखो, अगर मुझे एरिया निकालना है यहां पे भी अगेन इट विल बी लाइक 13 इंटू 10, यानी कि एरिया बराबर कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये एरिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इस वाले केस को कवर करना है, ये लास्ट वाले को, तो आप लिखोगे एरिया बराबर 13 इंटू 8, यानी कि 13 8 8 3 24, 13 8 104 होता है गैस, 8 3 8 8 10, ठीक है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अरे चलना यार, इस प्रकार से दादा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एरिया का आपका ये आंसर आ गया। तो ये एरिया अलग अलग केसेस में निकले हुए, तो आप कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको, A1 कह दो, A2 कह दो, A3 कह दो, क्योंकि डिफरेंट जब आप ब्रेथ बदलते जा रहे हो तो आपका एरिया भी ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। इस पूरी कहानी में हमें फिर से आपने पैटर्न देखा होगा। अच्छा आप देखो ये लीनियर पैटर्न क्यों कह रहे हैं हम इसे, इसीलिए क्योंकि बार बार जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी आपका आउटपुट है, उसमें वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल की सिंगल पावर पर। क्योंकि ये कुछ ऐसा है, मैं आपसे कहूं 13 इंटू एक्स और 13 इंटू एक्स स्क्वायर लीनियर कौन सा, आप बोलोगे ये है ये नहीं है, क्योंकि आपने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखी। तो आप बार बार गौर कर रहोगे जहां पर भी हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। अभी ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि ये ए क्या, ए कुछ नहीं है, इस पूरे का नाम ही ए है बेसिकली। तो कुल मिलाकर दिस इज अ सिंगल मतलब सिंगल वेरिएट है, एक तो यूनिवेरिएट है ये, दूसरा इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 होने के कारण ये लीनियर है। इसी प्रकार से इस वाले एक्सप्रेशन में भी आप देखोगे n जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, दैट इज व्हाई इट्स लीनियर। इससे पहले वाले में भी आप देखोगे इसकी पावर n की कितनी है 1 है, दैट इज व्हाई इट इज अ लीनियर पैटर्न। तो ये आप बार बार ऑब्जर्व कर रहोगे और शायद अब आपको मजा भी आने लग गया होगा कि इस प्रकार से होगा। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज गोइंग टू बी द लीनियर पैटर्न फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल which is 13 into b. You need to just put the value of b and you will be getting the corresponding value of area. Now let's move to the next one. बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। Suppose the length of rectangular box is 7 centimeter and breadth is इतना, find the volume of if the heights are, इस बार हाइट दे रखी है। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब कि वैसा कुछ है जैसे कि एक मिठाई का डब्बा होता है। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर सरल शब्दों में हमें कहना हो तो दिस इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर उसमें एक हाइट भी आ गई तो नाउ इट इज नो मोर अ 2D फिगर, इट विल बिकम अ 3D फिगर। तो इसका मतलब वो एक क्यूबॉइडल जैसे कि आपका एक पेंसिल बॉक्स होता है, जैसे आपका मोबाइल होता है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड्स। फिलहाल अगर हमें वॉल्यूम वगैरह पे चर्चा करनी है, मैं बोलूंगा वॉल्यूम देखो मैं चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख सकता हूं डायरेक्टली, या जब मैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर लिख रहा हूं, रेक्टेंगल लिखूंगा तो बड़ा नॉनसेंस हो जाएगा। लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स कह करके उसने इसको मुझे फील देने की कोशिश करी है कि दिस इज अ क्यूबॉइड। उसने मुझे फील देने की कोशिश की, बॉक्स लिख करके उसने मुझे फील देने की कोशिश की कि क्यूबॉइडल है। तो हम जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच। व्हाट इज इट? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा वॉल्यूम क्या बताना है अगर हाइट्स आपको दी है। लेकिन उससे पहले आप बोलोगे एज आपको यहां पर दे रखा है L की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली माय डियर B आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है।
So मतलब these things are given to you, these things are given to you. So you can simply say कि volume is equal to 7 into 11 into h. Now what? V is equal to 77h. I hope this is clear to everyone. तो आपने बच्चों क्या कर दिया मजाक मस्ती में, आपने वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन निकाल दिया, यूनिट क्यूब बोल देता हूं इसे समझाने के लिए यहां पर ऐसे करके। तो आपको पता चल गया वॉल्यूम भी फिर से इस बार एक लीनियर पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि ये भी क्या है, सिर्फ ऐसे वेरिएबल पर डिपेंड है जिसकी डिग्री कितनी है यार, 1 है। तो वॉल्यूम इसका मतलब कितना हो गया इस बारी में, 77h। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ h एंड करस्पॉन्डिंगली यू आर गेटिंग द वैल्यू, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। तो आप अगर h के इनपुट डालते रहोगे, h इतना रखना है, तो आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता रहेगा वॉल्यूम का। इसी को इनपुट आउटपुट रिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली ये ऐसा बना, ये एक मशीन बन गई जिसका जो ऐसी टाइप की है। अब ये कह रही है कि आप मेरे अंदर h की वैल्यू डालते रहो जो कि आपका इनपुट है एक तरीके से, मैं आपको कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट देती रहूंगी। और आउटपुट कौन है, आउटपुट कुछ और नहीं, वो वॉल्यूम ही आपका आउटपुट है। इस मशीन के अंदर से जैसे ही h1 जाएगा 77 निकलेगा बाहर, 2 जाएगा तो वहां से 144 टाइप का कुछ बाहर निकलेगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो अभी अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है तो उसने बोला कि एक बार इनपुट आप 5 डालो, 9 डालो, 13 डालो, फिर से अलग अलग केसेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि इफ यू आर प्लेसिंग h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इफ यू आर प्लेसिंग h इज इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर माय डियर, और सिमिलरली इफ यू आर प्लेसिंग h इज इक्वल टू कितना, h इज इक्वल टू अगर आप 13 सेंटीमीटर को प्लेस करते हो तो कोरस्पॉन्डिंगली यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम which is what 77 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 7 35, 5 7 35, 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस बार सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपको एक रिजल्ट मिला इस प्रकार से। सिमिलरली अगर आप आगे आएंगे तो एक मिनट, आप जैसे ही बच्चों आगे आएंगे तो आपको नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगा, वॉल्यूम बराबर कितना, अगेन 77 मल्टीप्लाइड विद दिस h, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंगली अगर आपको वॉल्यूम निकालना है आपको h की डिफरेंट वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। 9 7 63, 9 7 63, और 63 और 6 कितना होता है, 69 होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे इसका एक शॉर्ट ट्रिक, चलो ठीक है शॉर्ट ट्रिक रहने देते हैं। तो इसी प्रकार से दादा अगर आप लोग यहां पर आओगे तो आप फिर से बोलोगे इस बार का वॉल्यूम कितना है, 77 शुड मल्टीप्लाइड विद 30। 13 7 91 होता है क्या, 13 7 91, 13 7 91, 91 10 100 100, पता नहीं। अब मैं इसके उसमें बिल्कुल भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, हो सकता है मैं कैलकुलेशन गलत भी कर दे रहा हूँ, पता चल रहा, कोई भरोसा नहीं मेरा, ठीक है ना। वैसे कोशिश करता हूं नहीं करूं और नहीं होता है गलत, लेकिन फिर भी अरे इतना बोलने से अच्छा चेक ही कर लेता हूं यार, ठीक है ना। 13 सती के साथ 13 91, 13 91, 91, ठीक है, हाँ करना, ठीक है। तो सब कुछ सही है बच्चों, 5 से 35, 5 से 35, 38, 9 से 63, 9 से 63, होता है, हाँ सब कुछ सही है। तो ये आपके रिजल्ट्स आ गए। आप समझाने के लिए इसे V1, V2, V3 टाइप का कह सकते हो कि डिफरेंट केसेस में आप कैसे निकले। तो अब ये मत सोचना कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई वॉल्यूम अलग अलग निकल रहा है। अलग अलग हाइट डालने पर वॉल्यूम भी अलग अलग निकलेगा। आप खुद सोचो, सबसे ज्यादा हाइट जहां पर ली गई उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ सेम है। जैसे एक पेपर है, अब पेपर को आप मतलब एक पेपर टाइप का है, वो उतना एरिया सबके लिए सेम है, लेकिन आप कितनी बड़ी हाइट आप दे रहे हो ऊपर तो उतना बड़ा वॉल्यूम बनता रहेगा। जैसे एक सेम जमीन, एक प्लॉट का टुकड़ा मैंने आपको दिया, सेम प्लॉट के टुकड़े 3 लोगों को दिए। अब इस प्लॉट के टुकड़े में जो जितनी हाइट देता रहेगा उसका वॉल्यूम उतना बढ़ता रहेगा, है ना। वैसा एग्जांपल था। तो आई होप यार तुम्हें प्रॉपर फीलिंग आ रहा होगा कि क्यों हम लीनियर पैटर्न कह रहे हैं, क्यों ये हमें लीनियर पैटर्न सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, ये ग्रेजुअल चेंज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक दीदी है, सरिता नाम है इनका। सरिता दीदी कहती है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस इज एज अ लीनियर पैटर्न। ये इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम लोगों को सॉल्व करना है, प्यार से करेंगे। सरिता दीदी क्या करती है, सरिता दीदी बुक पढ़ती है 500 पेजेस की, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर। तो हम बोलेंगे सरिता दीदी रीड्स पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, सरिता दीदी रीड्स नंबर ऑफ पेजेस ये। अब यहां पर मैं बोलूंगा आफ्टर 1 डे, अगर मैं एक एक दिन का हिसाब किताब लगाऊंगा, मतलब एक दिन में उन्होंने कितना पढ़ा, तो एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ती है, तो यहां तक की क्लैरिटी है कि 20 पेजेस, 20 मतलब 20 लिखता हूं सिर्फ,
20 सरिता रीड्स नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर वन डे 20। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि सरिता को अगर हम बात करें रीड करती है नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 डेज में उन्होंने कितने कर लिए होंगे प्रॉपर वो, तो हम बोलेंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 20। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यहां से लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता था 20 प्लस 20, पहले दिन और दूसरे दिन में भी उतने ही किए, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 20 विच कैन बी रिटन एज 40 ऑनवर्ड्स। इसी प्रकार से सरिता दीदी आई रीड करा नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर, उन्होंने 3 डेज के अंदर अभी तक उन्होंने ओवरऑल कितने पेजेस रीड कर लिए, तो जितने वहां थे, यानी कि 20 प्लस 20, मैं डायरेक्ट 40 लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिख रहा, इतना जैसे पहले 20 थे उसमें एक्स्ट्रा 20 किया, अब इतने पेजेस तो पढ़ चुकी थी, फिर एक्स्ट्रा तीसरे दिन उन्होंने 20 पेजेस पढ़े होंगे, जिसके कारण उनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये पैटर्न बनाने के लिए आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग जस्ट टू मेक पैटर्न्स, ठीक है ना। अभी बच्चों अगर तुम समझ पा रहे होंगे, हमें बताना है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 15 डेज तक उन्होंने कितने पढ़ लिए होंगे पेजेस। तो हम बोलेंगे सरिता रीड्स नंबर ऑफ पेजेस और रेड्स नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर 15 डेज, यानी 15 डेज तक पता करते कि कितने उन्होंने खत्म कर दिए, तो हमें समझ में आएगा इसका जवाब। ये माइनस का सिंबल नहीं है, ये ऐसा है, तो इसका वो होगा, जवाब होगा कि हम डायरेक्ट पैटर्न पकड़ेंगे। तीसरे दिन के अंत तक वो 3 गुणा 20, दूसरे दिन के अंत तक वो 2 गुणा 20 पेपर पढ़ लेती थी, पेजेस पढ़ लेती थी। तो अभी वो 15 डेज में 15 इंटू 20, यानी कि अगर देखोगे तो ये कितना हो रहा है 30 इंटू, यानी कि 300 पेजेस पढ़ चुकी हैं वो, यानी 15वें दिन तक वो 300 पेजेस को पढ़ चुकी हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों अगर वो इतने पेजेस पढ़ चुकी हैं और बुक 500 पेजेस की है, तो अब बताओ हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर, यानी कितने पेजेस अभी बचे हैं पढ़ने के लिए। तो मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज माय डियर, वो कितने हो जाएंगे आफ्टर 15 डेज, दे मस्ट बी टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 500 में से इतने वो पढ़ चुकी हैं, तो वो जो बच गए यानी कि 200 पेजेस बच गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत भारी भरकम गणित लग रहा है, एक बहुत सिंपल सी बात हो रही है बच्चों, और वो सिंपल सी बात ये है कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं आफ्टर 15 डेज दे आर नाउ 200 पेजेस आर लेफ्ट, यानी 200 पेजेस बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि 300 वो पढ़ चुकी हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं लीनियर पैटर्न बनाने के लिए कि द नंबर ऑफ, हम ऐसे समझ सकते हैं द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 की जगह कुछ एक जनरल टर्म देते हैं आफ्टर nth डेज, आफ्टर nth डेज कितना होगा, हमने एक जनरलाइज वे में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर दी है। आई होप यार मेरी बातें समझ में, अरे भैया चलना यार चल, कौन है भाई वहां से ब्लैक मैजिक कर रहा, काला जादू, बैठे बैठे इधर देखो, चलो। द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डेज, तो हमने क्या समझा कि उस टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से हमको घटाना पड़ रहा है, किसको घटाना पड़ रहा है कि जितने पेजेस वो पढ़ चुकी हैं। आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हो इस लाइन को, पहले हम थोड़ा सा, अगर आपको तकलीफ है, वरना तो जो समझ गए बच्चे, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मैं अगर ऐसा कर दूं, क्योंकि 15 डेज तक कितने पढ़े तो 15 से मल्टीप्लाई करा 20 को, अगर मुझे 3 डेज तक कितने पेजेस पढ़े तो 3 को मल्टीप्लाई किया 20 से, 2 डेज में वो कितने पेजेस पढ़ लेती है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे पता करना है कि n डेज में वो कितने पेजेस पढ़ लेती है, क्या मुझे n को 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, नहीं चाहिए था। तो अगर मैं कहता हूं इस पूरी सिचुएशन को कि द नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर nth डेज कितने बचे हैं, कुछ एक इस पूरी चीज को मैं कुछ एक नाम दे देता हूं कि नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर लेता हूं आफ्टर nth डेज कितने लेफ्ट है, तो मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है 500 माइनस का 20 n टाइप का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी को यहां पर क्लियर होगी जो मैंने यहां पर लिखी है बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये वाली बात। तो ये एक्सप्रेशन इसको नहीं बता रहा कि उन्होंने कितना पढ़ लिया, ये बता रहा है कि कितने पेजेस छूटे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे वो जनरल एक्सप्रेशन बता सकते हो जो कि यहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ढूंढ के बताना है टाइम स्टैम्प के साथ, कि द नंबर ऑफ पेजेस, सरिता रेड द नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर nth डेज का एक्सप्रेशन, यानी n डेज तक या n डेज खत्म होने के बाद तक सरिता दीदी कितने पेजेस पढ़ चुकी होती हैं, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आप बनाओगे अगर मैंने nth, और जवाब यहीं कहीं लिखा है।
मैं मान जाऊंगा अगर तुम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए, तुमने टाइम स्टैम्प के साथ अगर सही सही जवाब जिस बच्चे ने दिए मैं उसको पिन करूंगा। एग्जैक्टली सही जवाब होने चाहिए, तीनों 3-4 जितने मैंने पूछे रास्ते में उन सब क्वेश्चंस के। आई होप बच्चों तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो बार बार कह रहा हूं, ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि कितने पेजेस पढ़ लेती है, ये अभी 500 में से घटे हुए पेजेस हैं जो पढ़ चुकी है, इसका मतलब जो बचे हुए पेजेस है लेफ्ट पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस तरह से आपकी एक नई एक्सरसाइजेस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। इसकी अगली एक्सरसाइज 2.4 को हम आगे देखेंगे। आई होप आपको एक एक बात समझ में आएगी। कहीं पर भी किसी भी जगह पर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो मेरे से टाइम स्टैम्प के साथ पूछा करो। आप लोग बोलते हो सर याला क्वेश्चन ही समझ नहीं आया पूरा, मैं देखता हूं कमेंट में, तो वो दिक्कत की बात है। अगर तुम पूरा लिख देते हो कि पूरा यही नहीं आया तो फिर मैं कहां से क्या बताऊं यार। तुम स्पेसिफिकली उसमें कौन सी लाइन समझ नहीं आई, सर टाइम स्टैम्प में ये वाली लाइन समझ नहीं आई, सर ये वाली, उसके अंदर भले 10 चीजें समझ ना आई हो, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक अपनी प्रॉब्लम पूछोगे तो मैं उसका आंसर अच्छे से दे पाऊंगा। और बच्चों अगर तुम लोगों को ये सेशन पसंद आया तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक जेंटल रिमाइंडर दे रहा हूं कि आपको वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लव, हाउ यू कैन शो योर लव, बेसिकली अ टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है सिर्फ और सिर्फ वो जो लाइक का बटन होता है उसे, और एक दिल बना करके नीचे कॉमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना है, क्वेश्चंस के जरूर जवाब देने। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।